नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ लेखिका अर्चना नाकरा जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है शकी दिल। आज फिर रविश के शर्ट पर लंबा सा घुंघरालू बाल था। धोने के लिए कपड़े निकालते निकालते बस कॉलर पकड़कर खड़ी रह गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लिपस्टिक का निशान ढूंढने की कोशिश की पर नहीं, न कुछ नजर नहीं आया। फीमेल परफ्यूम भी नहीं लगा, पर इतना लंबा बाल क्यों? 2 दिन पहले भी शर्ट पर लंबे बाल थे। धड़कनें बढ़ गई थी। क्या राविश सच में किसी और के साथ? फिर खुद पर नजर डाली। बेरंग से कपड़े, नहीं तो सारा दिन लोअर टी शर्ट। सुबह से शाम तक न जाने कितने तरह के तेल मसाले की गंध उसमें समा जाती थी। सच में इतने बड़े ऑफिसर की वाइफ में कहीं से नहीं लगती थी। माना कस्बे से थी, पर अच्छी पढ़ी लिखी थी। सूरत भी ठीक ठाक थी। जिंदगी की ट्रेन मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी चल रही थी। वैसे राविश को मैं ट्रेन में ही मिली थी, मम्मी पापा के साथ। हम सब 2 दिन की यात्रा में साथ थे। जाने अनजाने आपस में न जाने कितनी बातों को शेयर कर लिया था दोनों के माता पिता ने, और राविश से कुछ पूछ भी लिया था। मेरे पास तो कुछ कहने को नहीं था। न किसी से नजर लगी थी, न कभी दिल। मैंने मौन सहमति दे दी थी। अरेंज मैरिज थी। सब कहते थे धीरे धीरे प्यार हो ही जाएगा। बस ट्रेन में तो ही छुप छुप कर देखा था। पानी की बोतल बढ़ाई थी या साथ में बैठकर खाना खाया था। और अगले महीने राविश बारात लेकर आ गए थे। हमारे बीच में 1-2 साझा लोगों की रिश्तेदारी थी, तो दोनों के माँ बाप को जांच पड़ताल करने की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। पर मैं क्या सच में राविश के लायक बन पाई? कहाँ वो जिंदा दिल स्मार्ट लड़का, और कहाँ मैं कस्बे वाली लड़की। तब उसके दोस्तों ने छिपे स्वर में कहा भी था, यार तू भाभी जी को शहरी तौर तरीके समझाना जरूर। पर राविश ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कोशिश भी की थी आधुनिक कपड़े भी खरीदे, लेकिन फिर शादी के 2 साल बाद जुड़वा बच्चे। मैं तो उन्हें संभालते संभालते ही अधमरी हो जाती थी। जानवी पैदा होते ही थोड़ी कमजोर थी, इसलिए उस पर अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता था। बस फिर मैं बच्चों में इतनी खो गई कि शायद राविश को भूल ही गई। वो लंबा बाल हाथ में पकड़े पकड़े सोच रही थी कि इसमें से उस लड़की की सूरत निकल जाती तो जाकर उसे बालों से ही पकड़कर शायद सीधा कर देती। जितने ये बाल लच्छेदार घुंघरालू हैं, क्या वो लड़की भी क्या सच में कुछ ऐसी होगी? हाय मेरा राविश, क्या वो इसके जाल में फंस गया होगा? बात करूं? उससे पूछूं? कैसे देखूं? उसके मोबाइल में भी पासवर्ड डला रहता है। डीपी भी तो इतनी सुंदर लगा रखी है उसने। मैंने कभी ताक झांक करने की भी कोशिश नहीं की थी। अब क्या करूं? किससे अपने बात बांटूं? अगर पूछ भी लूं तो बात को पतंगड़ बनते देर नहीं लगती। राविश ने अभी पिछले महीने ही तो पावर बाइक खरीदी थी। कितना गुस्सा किया था मैंने। इन पैसों में तो पुरानी कार बेचकर नई गाड़ी, अच्छी कार आ जाती। राविश नहीं माने थे। बोले तुम अभी बच्चों में ही लगी रहो, तुम्हारे पास मेरे लिए फुर्सत ही कहाँ है। ऑफिस के रास्ते में इतना ट्रैफिक रहता है, अब इससे समय भी नहीं लगता। और वैसे भी बाइक पर जाने का जो आनंद है ना, तुम नहीं समझोगी। तुम तो मेरे साथ वैसे भी कहीं नहीं आना जाना चाहती हो। और ये सच भी था। कहीं जाना होता तो एक टोकरी तैयार होती, दोनों बच्चों के खाने पीने का सामान, दूध, बॉटल, नैपकिन, और इन सबको देखकर मेरा जाने का आधा उत्साह खत्म हो जाता। कभी कभार दोस्तों के जाते थे
पर तब माहौल दूसरा होता, सभी की बीवियां साथ होती और वहाँ भी मैं सकुचाती, शर्माती, बस बच्चों में लगी रहती। अब तो बच्चे भी 8 साल के हो गए हैं, लेकिन राविश के साथ जाना क्या, छूटा बस छूट ही गया। अब तो जैसे टाटा, बाय बाय और गुड नाइट, कुछ ही संवाद बचे थे। क्या मैं राविश को खो रही थी या वो खुद से मुझसे दूर हो रहे थे? सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए मम्मी पापा को बुला लूं, पर किसे? राविश के मम्मी पापा या अपने? इसी उधेड़-बुन में जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। बच्चों ने सारा ड्रेसिंग टेबल उथल पुथल कर दिया था। जानवी कुछ मेकअप का सामान निकाल रही थी और जोहान दोनों में ही जोर जोर से किसी चीज को लेकर उठा पटक चल रही थी। मैं भागकर कमरे में गई। सारा पाउडर, लिपस्टिक, काजल जमीन पर पड़ा हुआ था। बच्चे मुझे देखकर थोड़ा डर गए। मम्मी अभी डांट लगाएगी, पर मेरा उदास सा चेहरा देखकर मेरे गले में बाहें डालकर बोले, मम्मा स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान चाहिए था। सॉरी, आपका सामान गिरा दिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इतने समय से इस्तेमाल भी तो नहीं किया था ना, हो सकता है एक्सपायरी हो गया हो। जानवी पूछने लगी, माँ हर चीज का एक्सपायरी होता है क्या? बताओ ना, सच में एक्सपायरी क्या होता है? मैं बिखरे सामान को अपनी दोनों मुट्ठियों में समेटे अपने से ही सवाल कर रही थी। क्या सच में मैं एक्सपायरी हो रही थी? एक्सपायरी डेट की चीजों के साथ धीरे से मैंने कसकर दोनों बच्चों को गले लगा लिया। फिर उठी, हाथ मुंह धोया और अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करने की कोशिश की। शाम को ढंग से तैयार होकर अच्छा सा सूट पहना और राविश के आने का इंतजार करने लगी। राविश गुनगुनाते हुए घर आए। मुझे देखकर चौंके, मेरे गालों को छूकर कहा, तबीयत ठीक है ना? मैं खुद से ही बोल उठी, लो तैयार हुई तो क्या पूछते हैं, तबीयत ठीक है? क्या मैं बीमार रहती हूँ? खैर, मैंने कुछ नहीं कहा और चाय नाश्ता टेबल पर लगाया और गुनगुनाती हुई किचन में खाना का सामान टेबल पर लगाने लगी। तब राविश ने कहा, आज खाना इतनी जल्दी? मैंने कहा, हाँ, बच्चों को पिक्चर दिखाने का प्रोग्राम है, टिकट मैंने मंगा लिए हैं। राविश तो जैसे तैयार ही बैठे थे। बोले, फिर तो खाना भी बाहर खाएंगे, रहने दो अभी। मैं मुस्कुराई और बोली, आप तो बस गाड़ी निकालने की तैयारी करो। राविश तो जैसे उछल ही पड़े थे। बाय गॉड, कहाँ थी इतने दिन से तुम? बहुत अच्छी फिल्म थी। और खाना खाने के बाद राविश ने आइसक्रीम भी एक ही प्याले में डलवा दी। आधा आधा खाएंगे। हम और बच्चे हंस रहे थे। शायद बहुत दिनों बाद मुस्कुराहट आई थी। 2 दिन तक माहौल बहुत अच्छा रहा। फिर यह लंबा सा बाल, कुछ कसक सी बाहर निकल आई थी। मैंने अपने बेरंग कपड़े सब उठाकर फेंक दिए। घर को नए सिरे से व्यवस्थित किया। शायद एक अरसे के बाद खुद को फिर से उठाकर खड़ा करना पड़ता है। पौधे को भी पानी न दो तो वो भी कुम्हला जाता है। मैं तो फिर भी हाड़ मास की औरत थी, पर गलती सरासर मेरी ही थी। औरत, माँ और सुपर लेडी बनने के बीच में रास्ता उलझ कर रह गई थी। खुद को बच्चों की जिम्मेदारी से थोड़ा हटाया। अब वो इतने भी छोटे नहीं थे कि उंगली पकड़कर चलाती। बच्चों को उनके काम बांटकर आगे बढ़ना सिखाया, सलीके से तैयार होना सिखाया, ऑनलाइन शॉपिंग करना सीखी, मेकअप प्रोडक्ट मंगवाए, नए कपड़े भी मंगवाए। यूँ तो राविश कहते हैं कि तुम्हें बाहरी मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है, पर न जाने क्यों औरों को सजे सवरे देखकर लगा एक बार ये भी करके देख लेती हूँ। लेकिन ये बाल बार बार मिलने की समस्या से मेरा दिमाग ठनक जाता था। दबे स्वर में एक दिन राविश के ही कार्यालय में ऊपरी भाग में बैठी सीमा जी को फोन मिला दिया और उनसे पूछने लगी कि और क्या चल रहा है, कैसा है सब कुछ। काफी कुछ घुमा फिरा कर पूछा और यूं ही बातों बातों में कह दिया, आजकल राविश के साथ कौन आता जाता है? तो सीमा मुस्कुरा कर बोली, तू मुझसे जासूसी भी करवाने लगी है क्या?
है कोई, खुद ही मिल लेना। अब तो मेरी धड़कनें और बढ़ गई थी, हथेलियां पसीने से पसीजी गई थी। मैंने घबराते हुए सीमा से पूछा, सच सच बताओ ना, कौन है वो? वो बोली, पता नहीं, जीन्स शर्ट में हेलमेट लगा रहता है, बाल बहुत सुंदर हैं, घुंघरालू घुंघरालू लंबे से, ऑफिस तक साथ होती है और फिर हेलमेट पहने ही कहीं चली जाती है, और शाम को भी पार्किंग से बस बैठते हुए देखती हूँ। कोई जवान लड़की है, इतना नहीं मालूम कि कौन है। सिर्फ जीन्स, टी शर्ट, जूते और हेलमेट, 4 चीजों को छोड़कर चेहरा कभी नहीं देखा। राविश के कंधे पर हाथ रखे दोनों को बस आते जाते और बात करते देखा है। जी मैं आया सीमा से पूछूं कि एक बार रविश के पहुंचने से पहले बाहर खड़ी होकर देख ले, पर मुझे लगा मेरी चोरी पकड़ी जाएगी और मैं अपने पति पर शक कर रही हूँ। पर सच में शक तो गहराता जा रहा था। कुछ दिन बाद शादी की सालगिरह थी, 10 साल होने वाले थे। राविश आज भी पहले जैसे स्मार्ट नजर आते थे, अपने आप को मेंटेन कर रखा था, और मैं अब फिर से खुद को नए सिरे से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही थी। मुझे कम खाते और सैर पर जाते देख रविश मुझे छेड़ते, अरे इतना कम काम करती हो, ये जरा सा घास फूस खाओगी तो शक्ति कहाँ से आएगी? जैसी हो बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत पसंद हो, ज्यादा मत सोचा करो। पर मेरे अंदर की नारी जाग गई थी। न जाने कितने हेल्थ प्रोडक्ट्स, न जाने कितने योगा तो मैंने क्लास ज्वाइन कर लिए थे। सालगिरह तक अपने आप को मुझे फिर से नए रूप में जमाना था, पर शक के कीड़े ने मेरा उत्साह आधा ठंडा कर दिया था। एक दिन सोचा बच्चे स्कूल जाएं तो पीछे से निकलकर ऑफिस पहुंच जाऊं, पर साथ कैसे निकलती, क्योंकि इतना तो पता था वो जो भी है सिर्फ पार्किंग तक साथ होती है और लौटते में भी पार्किंग से ही बैठती है। तो मैं पहचान कैसे करूंगी और इनके आने से पहले घर कैसे पहुंच जाऊंगी? मेरे पास कौन सी सुपर बाइक है जो मुझे 10 मिनट में उड़ाकर घर पहुंचा देगी? ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, एक दिन चक्कर खाकर गिर गई। डॉक्टर ने दवाइयाँ की इतनी लंबी लिस्ट दे दी थी कि ये भी कह गए कोई गम है शायद जो इन्हें खाए जा रहा है। राविश हैरान मेरा हाथ पकड़कर बोले, उर्वशी, तुम सच में मेरे लिए उर्वशी ही हो? क्या दिक्कत है, एक बार मुझसे बात करो। पर कुछ कहने की स्थिति होती तो कहती ना। सालगिरह का दिन भी आ गया। कुल 20-25 मेहमान ही बुलाए थे, जिसमें ऑफिस के लोग भी थे। बार बार जब जब दरवाजे की घंटी बजती मुझे लगता रविश कहीं गले के फूलों का हार पहनकर उस लड़की के साथ न ले आए और मेरी 10वीं सालगिरह यही न रह जाए। दोपहर का समय खत्म हुआ, मेहमानों का आना शुरू हुआ। लगभग 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी और जीन्स, शर्ट, जूते और हेलमेट पहने मैंने सीढ़ियों से किसी को आते देखा। मुझे लगा मैं यहीं सीढ़ियों से नीचे न गिर जाऊं। मेरे पास आकर उसने अपनी हेलमेट उतारी, चेहरे पर मास्क लगा रखा था और कुछ पूछा जो मुझे घबराहट में सुनाई ही नहीं दिया। जी मैं आया पूछूं कि हद कर दी, तुम घर तक चली आई? घर के भीतर से आवाजें बड़ी जोर से आ रही थी। बच्चों ने तेज आवाज के गानों में पेनड्राइव लगा रखी थी जो स्पष्ट सा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने धीरे से पूछा, आप कौन? उसने अपना मास्क उतारा। मैं तो रेलिंग पकड़कर गिरते गिरते बची, मेरी आंखें जैसे मूंद ही गई। मैंने फिर अपने आप को संभाला, पूछा आप कौन? तो उसने कहा, मैं सर के ऑफिस में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और सर मुझे आपके घर के पास से लिफ्ट देते हैं और लौटते में भी छोड़ते हैं। काफ़ी दिन हो गए मुझे सर के साथ। सर बहुत अच्छे हैं और अपने इंटर्न्स को बहुत ध्यान रखते हैं। तब मेरी नज़र उसके लंबे घुंघरालू बालों पर पड़ी। मैंने पूछा, इतने लंबे बाल क्यों? उसने कहा, माँ ने मन्नत मानी थी, जब मैं छोटा था बार बार बीमार पड़ जाता था तो किसी के कहने पर बाल दान करने की बात थी।
उसके बाद सभी को मेरे लंबे बाल इतने पसंद आए कि मैंने लंबे बाल रखना शुरू कर दिए। और फिर मुस्कुराकर बोला, कभी चोटी भी बना लेता हूँ, कभी खुले या हेयरबैंड। वारे तेरे लंबे बाल। भाई, तुम्हारे बालों ने तो मेरी गृहस्थी में भी आग लगा देनी थी। मैंने मुस्कुराया और कहा, अंदर आओ। तो उसने कहा, पहले कि आप पहले ये केक रख दीजिए। सर ने केक लाने का जिम्मा मुझे दिया था। अब तो कोई सवाल ही नहीं था कुछ कहने का। मैंने कमरे में आकर देखा, बिस्तर पर बेहद खूबसूरत गाउन रखा था। 2 महीने में अपने आप को इतना तो मेंटेन कर लिया था कि उसे ठीक से पहन सकती। और ये गाउन तो सचमुच गजब का कहर ढा रहा था। और रविश बाथरूम से गुनगुनाते हुए, मेरी ज़ौहर जबी, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, गा रहे थे। मैंने कहा, हुजूर, अभी इतनी भी उम्र नहीं हुई है, बाहर आकर देखिए, फिर बताती हूँ। ये कहानी इतनी ही। और नई कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।